हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। दिस इज़ मी चंचल कुमार शर्मा और प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मौर्य युग के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, उसके विस्तार और उससे जुड़ी हुई प्रमुख बातों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछले सेशन में हम लोग जब पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, उस समय हमने महाजनपद काल और प्रथम मगध साम्राज्य जब पढ़ा था, तब मैंने आपसे कहा था कि ये मगध का पहला साम्राज्य होगा जिसमें कि हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और उसके बाद में नंद वंश देखा था। अब मगध का द्वितीय साम्राज्य जिसमें मौर्य वंश और मौर्य के बाद आने वाले मौर्योत्तर वंश के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र और उसके पुत्र अशोक के बारे में हम लोग बात करेंगे और मौर्य साम्राज्य के साथ साथ अशोक के बारे में, विशेष करके अशोक और अशोक की नीतियों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, धम्म को अपनाया, शांति की नीति को अपनाया। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अशोक के शिलालेखों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगले 1 घंटे में, जब भी 1-1.5 घंटा जो भी हमारा सेशन चलेगा, लास्ट तक अगर आप रुकेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मौर्य युग। और उससे पहले आप में से अभी भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो डेली रेगुलर यहाँ पर सेशन अटेंड करते हैं और अभी भी वो इस उधेड़-बुन में है कि अनअकैडमी ज्वाइन करें या ना करें, या क्या फ़ायदा है अनअकैडमी ज्वाइन करके, क्योंकि बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है तैयारी के लिए। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में ऑफलाइन को लेकर अभी भी कुछ ऐसे पूर्वाग्रह हैं। तो मैं आपको बता दूं कि समय के साथ आपको भी बदलना चाहिए। और चूँकि इतने समय से आप क्लासेस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि क्वालिटी जो है अनअकैडमी की वो बहुत बढ़िया है। अब सब लोग कहते हैं कि हमारा बढ़िया है, हमारा बढ़िया है, हमारे साथ आप ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ आप जुड़िए। लेकिन आप खुद इतने मैच्योर हैं कि आप खुद से डिसीज़न ले सकते हैं। इतने समय से अगर आप अनअकैडमी से जुड़े हैं और वो ऑनलाइन वाला तो समय की डिमांड है कि अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें, क्योंकि ये तैयारी का एक अलग ही माध्यम है। इस पर आप पूरे समय कभी भी कैसे भी अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। एक ही सेशन को कई बार देख सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने एजुकेटर्स के साथ। तो ये कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको ऑफलाइन से भी बढ़िया यहाँ पर मिलेंगी। इसमें आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन, अगर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी मिल रही है, जीएस पेपर आपका पूरा हो रहा है, प्रीलिम्स और मेंस का ऑप्शनल हो रहा है, इसके साथ आपका एसे हो रहा है, करेंट अफेयर्स हो रहा है, आंसर राइटिंग हो रहा है, तो फिर आप इस एकेडमी और इस प्लेटफॉर्म को जो है इससे जुड़ सकते हैं आप। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं। इसको लाइव टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं और अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये है कि जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं और सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो जितने भी 70-80 एजुकेटर अलग अलग मीडियम में पढ़ा रहे हैं यूपीएससी के लिए, उन सभी की क्लासेस, सभी के कोर्सेज में आप लोग एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी में मैक्सिमम फ़ायदा इनका उठा सकते हैं। जो भी टॉपिक आपका वीक है, जिस भी जगह आपको दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो अगर आप चाहें तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन 36,000 का और 44,000 का और 2 साल का 64,000 का है। लेकिन रेफरल कोड यूज़ करने से 10% का डिस्काउंट मिलेगा। CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करिए। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे तो 10% का डिस्काउंट होगा और 1 साल का सब्सक्रिप्शन 39,600 और 2 साल का 57,600 में अवेलेबल है। जब मैं बोलता हूँ कि 57,600 में 2 साल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, तो ज़रा सोचिए, जब आप कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाते हैं वहाँ आप ऑप्शनल के लिए अलग जाते हैं, जीएस के लिए अलग जाते हैं, उसके साथ साथ आप अगर बाहर शहर में, दिल्ली या किसी बड़े शहर में रहते हैं तो रहने खाने का खर्चा अलग होता है। इस सब को अगर आप देखेंगे तो ये 57,600 पूरे 2 साल के लिए बहुत कम लगेगा आपको, जिसमें आपका कंप्लीट प्रेप जो है तैयारी हो रही पूरी। ठीक है, तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं और इसमें आप लोगों को एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। तैयारी के दौरान छोटी छोटी समस्याएं, नोट्स बनाने से लेकर तो कौन सी बुक पढ़ना है, आंसर कैसे लिखना है, ऐसे राइटिंग कैसे करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अभी क्या प्लानिंग बनानी है,
कई सारे स्टूडेंट्स की कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, सर नोट्स कैसे बनाएं, सर किस पर कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, कौन सी नहीं पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो उसके लिए आप ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 1 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 57,600 में मिलेगा आपको कोड यूज़ करने के बाद, और 2 साल का 89,100 रुपये में। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, कैसे स्टडी जो है इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं ताकि ग्रेटर प्रोडक्टिविटी मिले। आप अपनी एग्जाम से जुड़ी सारी चीज़ें, सिलेबस से लेके, स्कीम से लेकर, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं ये भी हमारे दिमाग में होता है, फ्रेशर्स के खासकर। ऑप्शनल का जो है कौन सा ऑप्शनल रहना चाहिए, किस में ज़्यादा स्कोर होता है, इसको लेकर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपने पहले ही बहुत बार पढ़ रखा होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नया यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। हाँ, हो सकता है न्यू स्टूडेंट है आप में से कुछ जिनका ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनका रिवीजन होगा। हम जब मौर्य युग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत में एक वृहत साम्राज्य की बात, एक ऐसा साम्राज्य जिसका आकार बहुत बड़ा था, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये भारत और भारत से बाहर जो वर्तमान में आप सीमाएं देख रहे हैं, पश्चिमोत्तर सीमाओं, उस पर भी फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, और उसके बाद में जो अशोक के काल में तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है। तो मौर्य युग के बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो मुख्य तौर पर तो आप 2 स्रोत ले सकते हैं। एक तो है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, चाणक्य को माना जाता है, और दूसरा स्रोत माना जाता है इंडिका। आपने सुना होगा इंडिका के बारे में, ये मेगास्थनीज की रचना है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो एक तो मेगास्थनीज की रचना इंडिका, और दूसरा चंद्रगुप्त का जो गुरु है, हम जिसको गुरु भी मानते हैं, उनका महामंत्री जो भी आप कहें, चाणक्य, उनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र। इन दोनों कृतियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस पूरे के पूरे इतिहास को लिखने में, और कहीं ना कहीं हमारी जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का लिखा हुआ नाटक मुद्रा राक्षस से भी आपको कुछ पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करें। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि संस्थापक था इस मौर्य साम्राज्य का। तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, और अलग अलग यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा कि किस प्रकार से इसकी जाति, ठीक है, इसके वर्ण को लेकर बहुत सारी मतभेद हैं। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार ये जो है शूद्र था, इसकी माता शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री थी, और ये नंदों के रनवास में निवास करती थी, मतलब ये नंदों के यहाँ पर काम करती थी। तो ये तो क्या हो गया, ये ब्राह्मण परंपरा के अनुसार कि ये शूद्र था। लेकिन बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग निवास करते थे। तो ये मतभेद, मैंने आपसे कहा शुरू में ही कि मतभेद है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, ब्राह्मण था कि शूद्र था कि क्षत्रिय था। तो जहाँ पर ब्राह्मण परंपरा है उसके हिसाब से तो ये शूद्र माता से उत्पन्न था, तो ये शूद्र था। लेकिन बौद्ध परंपरा के हिसाब से ये क्षत्रिय भी माना जाता है, क्योंकि उस एरिया में, नेपाल की तराई वाले इलाके में, ठीक है, गोरखपुर के आसपास मौर्य नामक क्षत्रिय कुल था, वहाँ से आया है, ऐसा भी मानना है। और आप सभी को मैंने बताया था कि जो चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य, उसका अपमान किया था घनानंद ने। तो घनानंद के अपमान से क्रोधित होकर उसने ये कसम खाई थी, शपथ ली थी कि मैं इसको नष्ट कर दूंगा, साम्राज्य को। इसके लिए उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और चाणक्य की सहायता से, उसकी रणनीति की वजह से, उसकी चालों की वजह से, जैसा कि हम विशाखा दत्त में देखते हैं, इन सब की वजह से आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का नाश किया और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये तो हो गया कि मतभेद, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है कि वो शूद्र था कि क्षत्रिय था। हमारे पास अलग अलग मत हैं। बस मौर्य वंश के जो है, मौर्य के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्र माना है। तो हमें ब्राह्मण साहित्य में भी इसके बारे में मिलेगा
इसके बारे में विशाखा दत्त का एक नाटक है मुद्रा राक्षस, कभी आपने सुना हो। बड़ा ही शानदार नाटक लिखा है विशाखा दत्त ने एक। इसके अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री है चाणक्य, वो एक राक्षस नाम का मंत्री होता है। राक्षस एक्चुअली मंत्री का नाम होता है इसमें। इसके एक शत्रु के मंत्री का नाम है, नंदवंश का एक मंत्री है राक्षस। तो उस वो चूंकि योग्य होता है, राक्षस जो होता है वो योग्य होता है, और चाणक्य उसको चंद्रगुप्त के साथ में लाना चाहता है। उसे लगता है कि अगर ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ काम करेगा या इसके लिए काम करेगा तो शायद फायदा होगा चंद्रगुप्त को। तो अपने छल कपट के द्वारा, कूटनीति के द्वारा वो राक्षस को चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री बनवाता है, उसके दरबार में उसको लेकर आता है। इसी चीज़ को लेकर लिखा गया है मुद्रा राक्षस। दरअसल यहाँ पर मुद्रा जो है ये अंगूठी का मतलब, मुद्रा यहाँ पर अंगूठी, एक अंगूठी जो राज चिन्ह के रूप में जानी जाती है, और राक्षस मतलब वो मंत्री जो नंदवंश में काम करता था। तो मुद्रा राक्षस के द्वारा पता चलेगा आपको। विष्णु पुराण ये भी है जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि ये शूद्र था। तो हमें कई सारी चीज़ें जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताती है कि वो शूद्र था। वो ब्राह्मण साहित्य हो गया, विशाखा दत्त का नाटक हो गया, वो विष्णु पुराण हो गया। आपको पता है हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, और इन पुराणों से हमें अलग अलग राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वो मौर्य हो, सातवाहन हो, गुप्त हो। तो पुराण कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के रूप में साहित्यिक स्रोत है, लिटरेरी सोर्सेज हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय किस प्रकार के राजवंश थे, उनके जो है उत्तराधिकारी कौन कौन हुए, किस प्रकार की उस समय की व्यवस्था थी, ये सब हमें पुराणों से भी पता चलता है। तो ये तो हो गई एक इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई मौर्य साम्राज्य का संस्थापक ये था और इसके बारे में इस प्रकार की बातें प्रचलित है। अगर आप देखें चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर या इसका साम्राज्य, तो आप देख सकते हो कि इधर बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से लेकर तो पूर्व में फारस की खाड़ी तक, उधर ईरान तक आपको दिखाई देगा। इसमें आज का भारत, आज का बांग्लादेश का कुछ भाग, ठीक है। इसके साथ आप देखेंगे कि इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसीलिए इसको जम्बूद्वीप का शासक कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जम्बूद्वीप का शासन, ठीक है, जम्बूद्वीप का शासक कहा जाता है इसे। आपको पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का एक नाम, हमारा जो उपमहाद्वीप है उसको जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। तो ये सकल जम्बूद्वीप का शासक माना गया है क्योंकि इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। उस समय पहली बार किसी शासक का साम्राज्य इतना बड़ा था। प्रथम मगध साम्राज्य में जो एरिया शामिल नहीं थे, पश्चिमोत्तर भारत वाले और उसके उधर वाले, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल थे। मतलब पहली बार इतना बड़ा साम्राज्य हमारे इतिहास में हमें मिलता है। इसके बाद अशोक ने तो इसको और नीचे तक, ये दक्षिण तक पहुंचा दिया। उसने तो इस साम्राज्य का और विस्तार किया जो हम अभी देखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार ये क्षत्रिय था। अधिकांश विद्वान इसी से मत से सहमत है। तो बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि ये फाइनली ये क्षत्रिय था। इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस, यहाँ देखो आप, ये ईरान फारस वाला इलाका, यहाँ से लेकर पूर्व में बंगाल तक, ये आ गया बंगाल यहाँ तक, ठीक है। उत्तर में कश्मीर से लेकर ये कश्मीर, और नीचे दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक, ये यहाँ पर आप देखोगे कि नीचे बाद में और ज़्यादा विस्तारित हुआ। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है जो दक्षिण में तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन उत्तर और पूर्व और पश्चिमोत्तर में और पूर्व में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक, आपने सेल्यूकस निकेटर का नाम सुना होगा, उस इलाके में जो शासन कर रहा था यहाँ पश्चिमोत्तर भारत में, तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। और संधि होने के बाद इसने सेल्यूकस निकेटर को जब पराजित किया तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में संधि हुई, ठीक है। तो संधि होने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लिए और बदले में एरिया, मतलब हेरात, अराकोसिया मतलब कंधार, हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, जोडोसिया बलूचिस्तान एवं पेरी पेनिस दाई मतलब काबुल, ये भी अफगानिस्तान है, के क्षेत्रों का कुछ भाग सौंप दिया।
तो जैसे ही चंद्रगुप्त ने विजय हासिल की सेल्यूकस निकेटर के ऊपर, तो सेल्यूकस निकेटर ने उसको अपने राज्य का कुछ हिस्सा दिया, जिसमें हम देख रहे हैं खास करके पश्चिम जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास की बात हो रही है, और बदले में 500 हाथी। आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में बोला जाता है कि इनके पास बहुत सारे हाथी और पैदल सेना और बहुत विशाल सेना हुआ करती थी। तो बदले में 500 हाथी इसने सेल्यूकस को दिए, और साथ ही सेल्यूकस ने उसकी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। तो पहले यह तो होता था इतिहास में कि जब कोई शासक किसी दूसरे शासक के ऊपर, ठीक है, विजय हासिल करता था तो बदले में वो अपना राज्य देता था, संधि करता था, अपनी किसी पुत्री या अपने घर में किसी कन्या का विवाह उस राजा के साथ किया करता था, विजेता के साथ। तो उसने भी अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया, और इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ एप्पियानस नामक यूनानी ही देता है। तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर, ठीक है, साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने उस इलाके में, मैं किस इलाके की बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मगध साम्राज्य में हमने बात की थी जब सिकंदर आया था, तो सिकंदर ने आम्बी को हराया, पोरस को हराया, और भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर उसने कब्जा किया था। व्यास नदी तक वो आया था, उसके बाद उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तब हमने देखा था कि इधर यहाँ पर आपको उस समय मगध साम्राज्य मिलेगा, और यहाँ पर सिकंदर आया था, ठीक है, इस इलाके में सिकंदर ने कब्जा किया था। सिकंदर इससे आगे तो बढ़ा नहीं, फिर वो चला गया। तो सिकंदर के जाने के बाद ये वाला इलाका यूनानियों के पास में था। इस समय मगध साम्राज्य जो नंद वंश और ये था, ये यहाँ तक था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों से भी बड़ा साम्राज्य बनाया। उसने भारत का वो इलाका भी जीता जो उस समय मगध साम्राज्य में नहीं था और जो यूनानियों के पास में चला गया था। दैट क्लियर? तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हमें पुराने मगध साम्राज्य से काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हेरात हो गया, कंधार हो गया, बलूचिस्तान हो गया और काबुल हो गया। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाके उसको मिल गए, ये भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बने, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि फारस तक, यहाँ तक हमने देखा कि ईरान तक उसका शासन था। अब हम बात करते हैं इसके साम्राज्य का संगठन। इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलाया जाता था, इतने बड़े साम्राज्य के लिए क्या व्यवस्था की गई थी या कैसे संगठन बनाया गया था। तो मैंने आपको बताया कि 2 ग्रंथ हैं जो हमें बताते हैं। एक अर्थशास्त्र से हमें बहुत चीज़ें यहाँ से पता चलती है, और दूसरा हमने बात की थी इंडिका के बारे में, मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है। देखो यहाँ पर उसने क्या बोला है, द होल कंट्री इज अंडर टैंक बेस्ड इरिगेशन सिस्टम एंड इज वेरी प्रॉस्पेरस, बहुत ज़्यादा समृद्धि, बिकॉज ऑफ द डबल हार्वेस्ट विच दे आर एबल टू रिप ईच ईयर। इतना ज़्यादा पैदा होता था, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। ये भूमि बहुत उपजाऊ थी और इसी उपजाऊ भूमि में इतना समृद्ध शासक और शासन यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा इंडिका में वर्णन है मेगास्थनीज की। तो सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को, अभी हमने सेल्यूकस निकेटर की बात की थी, उसने अपने राजदूत मेगास्थनीज कौन था, ये राजदूत था सेल्यूकस का, उसको मौर्य चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यूनानी लेखकों ने उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। तो यही पालीब्रोथा पाटलिपुत्र है जो यूनानियों ने पालीब्रोथा के रूप में बोला है। मौर्य दरबार में जो मेगास्थनीज है वो काफ़ी समय तक रहा था, और जितने समय वो भारत में रहा उसने जो कुछ देखा सुना, उसने अपनी एक किताब में, अपनी एक पुस्तक में उसको पूरा के पूरा लिपिबद्ध किया, जिसको हम लोग इंडिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये जो इंडिका है, वास्तव में ये किताब आज पूरे रूप में उपलब्ध नहीं है, एक किताब के रूप में हमें उपलब्ध नहीं है। इसके बहुत सारे अंश अलग अलग जगह बिखरे हुए थे, जिसको अभी बटोरा गया है और हमने इससे कुछ समझने की कोशिश की है, क्योंकि इसका बहुत सारा विवरण इधर उधर चला गया है। एक जो है पूरी एक जगह पर ये मिलेगा नहीं आपको इंडिका। फिर बंगाल पर मौर्य चंद्रगुप्त ने बंगाल पर भी विजय हासिल की, और इसकी जानकारी हमको महास्थान अभिलेख से मिलती है। और ये दक्षिण भारत में भी विजय किया था, और इसके विषय में तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर
और अशोक के अभिलेखों से हमें पता चलता है। तो कुछ ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इस कुछ पूरे के पूरे मामले पर कुछ ऐसी किताबें हैं, कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो हमें बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने बंगाल भी जीता, दक्षिण भी जीता, जिसमें तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर है, और महास्थान अभिलेख है, अशोक के खुद के अभिलेख हैं। तो हमें ये चीज़ पक्का हो जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इस पूरे इलाके में फैला हुआ था। मतलब वो बंगाल से लेकर शुरू हो जाता था और वो नीचे दक्षिण तक जाता था। तो ये तो हो गया कि उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ पर कैसे विस्तृत हुआ और कहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है। ये जो शासक था ये स्वेच्छाचारी शासक था। अच्छा, स्वेच्छाचारी शासक का मतलब क्या होता है? स्वेच्छाचारी शासक का मतलब होता है कि जो अपनी मर्जी से, अपने मन से जो चाहे करना चाहे कर सकता है। एक प्रकार से स्वतंत्र, मुक्त और निरंकुश जिसको आप कहेंगे। एक शब्द में अगर कहें तो ये किस प्रकार का राजा था? निरंकुश, ठीक है। और आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य को निरंकुश राजतंत्र की संज्ञा दी जाती है। निरंकुश राजतंत्र मतलब कि राजा सर्वोच्च होता था। राज्य की समस्त शक्तियां राजा के पास में थी। केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा था, राजा ही समस्त निर्णय लेता था। वही आप देखेंगे कि विधायिका है, वही कार्यपालिका है और वही न्यायपालिका है। तो ये निरंकुश राजतंत्र का उदाहरण है जिसमें हमें केंद्रीयकरण दिखाई देता है, अत्यधिक केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के विपरीत ये व्यवस्था है। यहाँ शक्तियों का बंटवारा नहीं है, यहाँ पर शासक ही अंतिम रूप से सारी चीज़ें तय करता है। तो अगर मान लीजिए कभी भी वो अपनी मनमानी करे, वो तानाशाह हो जाए, डिक्टेटर हो जाए, तो उस पर किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे आज तो आप क्या करते हैं कि आपकी सरकार अगर मनमानी करे तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्ताव पास करके लोकसभा में हटा दो उसको। तो ये एक उत्तरदायी सरकार है और ये निरंकुश शासन है। निरंकुश शासन में आप उसे हटा नहीं सकते, वो किसी के नियंत्रण में नहीं होता, इसीलिए इसको निरंकुश। इसका मतलब ये नहीं होता कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई खराब शासक था या अत्याचारी था या उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया, ऐसा नहीं है। निरंकुश का मतलब यहाँ पर यह है कि उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था, क्योंकि शासन केंद्रीकरण पर आधारित था। मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? यह है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की प्रकृति, और सारे अधिकार अपने ही हाथों में इसने रखे हुए थे। इसका कथन था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा का दुख ही राजा का दुख है। दरअसल ये इसका नहीं, वैसे आपको पता है कि अर्थशास्त्र की बात, हमने अर्थशास्त्र की बात की, कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। इसमें आपको पता होगा कि बहुत विस्तृत उसने राजा के कर्तव्य आदि के बारे में लिखा है, ठीक है। इसमें उसने बोला है प्रजा सुखे राज्यम प्रजानां च हिते हितम। प्रजा सुखे राज्यम प्रजानां च हिते हितम का मतलब यह है कि चाणक्य का ये मानना था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। ये चीज़ चाणक्य ने बोली थी, और चूंकि चाणक्य का ही ये शिष्य था तो ये भी उसी प्रकार से मानता था। इसका भी वही मानना था कि यदि प्रजा सुखी है, यदि आपके शासन में, आपके राज्य में लोग संतुष्ट हैं, सुखी हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या उनको नहीं है, तो राजा भी सुखी है। तो प्रजा का दुख राजा का दुख, प्रजा का सुख राजा का सुख। अब आप देखिए, एक निरंकुश शासक होते हुए भी, एक केंद्रीकरण वाली प्रवृत्ति भी मैंने आपको बताई, उसके बावजूद भी चंद्रगुप्त मौर्य का जो सोचना था, जो विचार था, सोचिए कि कितना बढ़िया था। जो राजा प्रजा के सुख में अपना सुख समझे, उससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि राजा, आज ही आप देख लो, आजकल हमारे यहाँ जो व्यक्ति सरकार बनती है, मंत्री बनते हैं, ठीक है, तो एक बार मंत्री और सरकार बनने के बाद वो आम जनता को कुछ समझते ही नहीं, ठीक है। आम जनता के भले से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने ऐशो आराम में, विलासिता में मस्त हैं। और कई बार होता है कि व्यक्ति जब खुद संपन्न हो जाता है और जब वो राजा या ऐसे किसी बड़े पद पर जाता है तो फिर उसे
कोई दिखाई नहीं देता, फिर वो एक अलग ही लेवल पर होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि अगर वो प्रजा के सुख में कोई राजा ये सोच रहा है कि नहीं मेरी प्रजा दुखी है तो मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ, ठीक है। हम इतिहास में ऐसे भी राजाओं के बारे में देखते हैं जो विलासी रहे, भोगी रहे, अय्याश रहे, जिन्हें कोई मतलब नहीं रहा अपनी प्रजा से, तो उनका नाश भी जल्दी हुआ, वो किसी न किसी कारण से नष्ट भी हो गए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मौर्य का ये कथन हम कहीं ना कहीं चाणक्य की ही नीति का एक अंग देखते हैं। दरअसल चाणक्य के बारे में आपने जितना पढ़ा होगा आपको पता है कि ये बहुत बुद्धिमानी और कुटिल इंसान था, ठीक है। ये इतना ज़्यादा, मतलब आप कहें कि बुद्धि बहुत ज़्यादा थी इसके पास, और इसने उस समय आज के मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो आपने देखा होगा एक मंडल सिद्धांत, आप में से कई लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो बता दूं, चाणक्य का एक मंडल सिद्धांत है। ये मंडल सिद्धांत आज भी आप लिख सकते हो विदेश नीति में प्रासंगिक है, आज भी 2020 में। मंडल सिद्धांत बोलता है कि एक राजा और उसका पड़ोसी शत्रु राजा और उसका कोई दूसरा पड़ोसी शत्रु राजा होगा तो शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। तो अगर आपके शत्रु का कोई शत्रु है तो वो आपका स्वाभाविक मित्र होगा, ऐसा मंडल सिद्धांत कहता है, ठीक है। उसमें ये कहा गया है कि शत्रु के शत्रु को मित्र बनाओ और उसके साथ मिलकर अपने शत्रु को निपटा दो, उसको नष्ट कर दो। मेरी बात समझ में आई? ये मंडल सिद्धांत आज भी आप विदेश नीति में देखो, प्रैक्टिकली आप देखो कि भारत पाकिस्तान में जब IR पढ़ाता हूँ ना, आप सभी को बताया कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता आया हूँ, प्लस पर भी यूट्यूब पर भी हमेशा मैंने कहा कि चाणक्य, अगर आपको विदेश नीति सीखनी है, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन सीखना चाहते हो और अगर आप अपने राज्य को, राष्ट्र को समृद्ध बनाना चाहते हो तो आप चाणक्य की विदेश नीति का अनुसरण करो। जिस प्रकार के उसने सप्तांग सिद्धांत की बात की कि राष्ट्र के, राज्य के 7 अंग होते हैं, सप्तांग सिद्धांत, जैसे वो मंडल सिद्धांत के बारे में बात करता है, तो निस्संदेह चाणक्य से बड़ा कूटनीतिज्ञ पैदा ही नहीं हुआ। वो अलग बात है कि हम फॉलो नहीं कर, लेकिन वास्तव में जैसे भारत पाकिस्तान दुश्मन है, भारत चाइना दुश्मन है, तो चाइना और पाकिस्तान स्वाभाविक मित्र हैं। आप सभी सोचिए कि पाकिस्तान जैसे छोटे से राष्ट्र से चाइना को क्या, लेकिन वो चूंकि शत्रु का शत्रु होता है ना, वो स्वाभाविक मित्र हो जाता है। भारत जापान स्वाभाविक मित्र है, क्यों? क्योंकि जापान चाइना भी शत्रु, भारत चाइना भी शत्रु, तो भारत जापान जो है स्वाभाविक मित्र। ये मंडल सिद्धांत है, ये चाणक्य का था और ये बहुत प्रैक्टिकल है, आज भी है। तो आप जब मंडल सिद्धांत के बारे में बात करोगे या किसी भी ऐसी, जैसे अभी देखो आप, ये जो लाइन मैंने आपको बताई, ये भी तो अर्थशास्त्र की, ये भी तो चाणक्य की है और ये संस्कृत में है। मेरी बात समझ में आई आपको? ये होता है प्रैक्टिकल। आप देखें चीज़ों को, ये चीज़ आज क्या आप लोकतांत्रिक देश में कैसी सरकार चाहते हो? हम देश में एक जन कल्याणकारी सरकार चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम सेवक चाहते हैं, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अफसर हो, कोई भी हो, हमें क्या चाहिए? हमें सेवक चाहिए। तो चाणक्य बोला ना, प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के हित में राजा का हित, प्रजा के दुख में राजा का दुख। तो आज की जन कल्याणकारी सरकार का कॉन्सेप्ट नहीं दिखता आपको अर्थशास्त्र में? क्या कुछ आपको लग नहीं रहा ऐसा कि हमने उस समय भी ऐसी ही बातें की थी? वो अलग बात है कि इतिहास में सारी ही चीज़ों का क्रेडिट पश्चिम वाले ले गए, बाद में उन्होंने अपने नाम से पेटेंट करवा लिए, लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें हम पहले ही दे चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो DPSP जो हो गया या जन कल्याणकारी सरकार का कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपको चाणक्य के उसमें मिलेगा। मंडल सिद्धांत में आपको विदेश नीति मिल जाएगी। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ाता हूँ ना तो कनेक्ट करते हुए पढ़ा, इसीलिए मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने से आपको चीज़ें जल्दी अच्छी समझ में आएगी। जो मंडल सिद्धांत समझेगा ना, वो विदेश नीति को आसानी से समझ सकता है। चलिए आगे चलें। मेगस्थनीज के अनुसार राजा की सहायता करने के लिए एक परिषद गठित की जाती थी। राजा का इस समिति की बात मानने की बाध्यता को कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो एक परिषद जो राजा को सलाह देने के लिए थी, लेकिन राजा उसकी बात मानता था और उसकी बात मानना जरूरी थी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। वर्तमान में जैसे मंत्री परिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्य है, ऐसी परिषद, ठीक है, का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो बाध्य नहीं था।
मेगास्थनीज का भी मानना था। आगे चलें, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत विशाल था और इतने बड़े साम्राज्य में आप सोचिए कि जब हम साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो वो बड़ा है और दूसरा केंद्रीकरण है, तो इतने बड़े साम्राज्य का शासन कैसे करोगे आप? जैसे आज तो भारत में आपने क्या किया है कि इसको बांट दिया अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या हुआ था, इसने भी तो प्रांतों में बांट दिया था, अलग अलग प्रांतों में बांटा और हर एक प्रांत का एक एक राजकुमार के जिम्मे में रखा जाता, मतलब प्रांत का एक प्रांतपति होता था। प्रांतपति बोल लो, गवर्नर बोल लो। ये जो साम्राज्य था ये प्रांतों में बांटा गया और उन प्रांतों में चूंकि बड़ा होता है एक प्रांत या एक हम देखें कि स्टेट या इलाका ऐसा, तो उस पर शासन करने के लिए आप ऐसे वैसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं रख सकते, इसीलिए राजकुमारों को रखा जाए। इसके कई फायदे थे। राजकुमारों को गवर्नर या प्रांतपति बनाने का फायदा क्या? एक तो भरोसा, घर का ही व्यक्ति है तो किसी प्रकार का कोई विद्रोह वगैरह नहीं हो सकता। दूसरा, उसको शासन का प्रैक्टिकल नॉलेज, ये ट्रेनिंग है उसकी, क्योंकि कल से उसको राजा बनना है। तो राजकुमार के तौर पर जिस प्रकार की वो शासन करेगा, जो अनुभव लेगा, वो बाद में उसके काम आएगा जब वो राजा बनेगा। अशोक को बहुत काम आया था अपना वो अनुभव, जब वो गवर्नर था, जब वो प्रांतपति था और बाद में जब वो राजा बना तो उस अनुभव का बहुत फायदा उसने उठाया। तो ये प्रांतों में बटा हुआ समाज था, पूरा साम्राज्य था और हर एक प्रांत एक एक राजकुमार के पास था। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी, मतलब ग्रामीण इलाकों की प्रशासन की अलग व्यवस्था, ठीक है, और नगरी या शहरी प्रशासन की अलग व्यवस्था यहाँ पर दिखाई देती है। फिर कुछ नगर हैं जो उस समय बड़े नगर थे, जैसे पाटलिपुत्र ऑफकोर्स राजधानी, कौशाम्बी, उज्जैनी आपको पता है चंड प्रत्युत के टाइम से मैंने बताया था, जब 16 महाजनपद थे तो 16 महाजनपद में भी उज्जैन एक बड़ा महाजनपद था जिसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी और दक्षिणी उज्जैनी में ये बटा हुआ था। तो उज्जैनी तब से ही बड़ा था, चंद्रप्रद्युत बाद में ये मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था और उज्जैनी उस समय एक चोटी के नगरों में आता था। साथ ही तक्षशिला ये भी बड़ा एक नगर माना जाता था जो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में था। तो ये कुछ बड़े नगर थे। ये जो राजधानी है पाटलिपुत्र, अब आपने सुना होगा कि इनकी राजधानी जो थी, नहीं विकेंद्रीकरण नहीं था, केंद्रीकरण था। और केंद्रीकरण इसलिए था क्योंकि ये जो राजकुमार है, ये राजकुमार के जिम्मे जरूर था प्रांत का शासन, पर अंतिम रूप से सारे निर्णय वो लेता था राजा, सारी शक्तियां उसी के पास थी, तो वो फाइनल डिसीजन लेता था, इसलिए वो केंद्रीकरण ही माना जाएगा, विकेंद्रीकरण नहीं था। विकेंद्रीकरण होता तो वो एक अलग प्रकार का प्रशासन होता, ये केंद्रीकरण वाला सेंट्रलाइजेशन वाला ही प्रशासन है। अब देखो पाटलिपुत्र के बारे में आपको पता है कि अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इनकी जो पाटलिपुत्र राजधानी थी उसका जो प्रशासन है वो 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था और हर एक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो ये 30 सदस्यों की, ठीक है, समितियां थी 6। कई जगह यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि 6 समितियां थी कि 6 सदस्य थे। 6 समितियां 5 सदस्य, पर वो बाद में जाके दोनों बराबर लगता है, 5 समितियां कि 6 समितियां, ये पक्का पता है कि 30 थे, पर वो 6 समितियां 5 सदस्यों में बटे थे कि 5 समिति 6 सदस्यों में बटे थे। तो हमें एक कंफ्यूजन होगा, पर आपको याद क्या रखना है कि समितियों की संख्या याद रखना है, बस 6, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा बाकी का काम। समितियां थी 6 और हर में 5-5 सदस्य हुआ करते थे और ये पूरे नगर का प्रशासन संभालती थी, ठीक है। पाटलिपुत्र चूंकि राजधानी भी थी, एक बड़ा नगर भी था, तो कैसे उसका प्रशासन चलाओगे? अब हमारे यहाँ नहीं होता कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करता है, अलग अलग मंत्री अलग अलग विभाग के लिए होते हैं। एक मंत्री गृह विभाग वाला मामला संभाल रहा है, एक वित्त का संभाल रहा है, एक राजस्व, ठीक है, एक जो है विदेश संभाल रहा है। तो अब पूरे नगर का प्रशासन समितियां संभालती थी, एक समिति को एक मामला दे दिया, दूसरी को दूसरा मामला दे दिया, और उसमें 5-5 लोग होते थे जो उस पूरे मामले को, ठीक है, उस पूरे मामले को संभालते थे, जो उसके जिम्मे था। तो ये एक प्रकार की क्या होगी, इसको हम कह सकते हैं कैबिनेट,
ध्यान से समझो, ये मंत्री परिषद की तरह हो गई, ये कैबिनेट हो गया, मंत्रिमंडल हो गया। मंत्रिमंडल हो गया क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के परिषद हैं और उन परिषदों के सदस्य मिलके सब मिलके वो पूरे शासन को संभाल रहे हैं, तो ये कैबिनेट टाइप आप इसको समझ सकते हो। ये तो हो गया प्रशासन, जो कि 6 समितियों के 5-5 सदस्यों द्वारा चलाया जाता था। तो ये तो टोटल मैंने आपको बताया 30 मेंबर्स थे जो पूरे के पूरे नगर के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हो गए। ठीक है, एक एक समिति में 5-5 मेंबर। आगे चलते हैं। केंद्रीय प्रशासन के राज्य के 2 दर्जन से अधिक विभाग थे जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। जब आप इतिहास पढ़ते हो तो क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताऊं। मुख्यतया क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रशासन से कि उस वंश का, उस साम्राज्य का, उस समय का प्रशासन कैसा था, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, मतलब उस समय समाज कैसा था, समाज में कितने वर्ग थे, समाज में ज़्यादातर लोगों की स्थिति कैसी थी, जैसे महिलाओं की स्थिति कैसी रही, शूद्रों की स्थिति कैसी रही, ठीक है, ब्राह्मणों की और दूसरे क्षत्रियों की इनकी क्या स्थिति थी। फिर आप देखेंगे आर्थिक, उस पूरे वंश के, उस साम्राज्य में आय का मुख्य साधन क्या था, कितनी उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था, समाज में अधिकांश लोग क्या करते थे, क्या व्यापार करते थे, कृषि करते थे, व्यापार कैसा था, उन्नत अवस्था में था कि निम्नतम अवस्था में था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मौर्य कालीन हो गया, गुप्त कालीन हो गया, मुगल कालीन हो गया, सल्तनत कालीन हो गया। मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो शासन, प्रशासन, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इसी को आपको समझना है कि सभी लोगों के काल में कैसी रही। जैसे हम ऋग्वैदिक काल में बात कर रहे थे कि सामाजिक स्थिति इतनी खराब नहीं थी, ठीक है, जन्म आधारित नहीं था, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। जब मैं उत्तर वैदिक काल में आता हूँ, ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई, वर्ण जो व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई, कठोर हो गई। फिर मैं बौद्ध काल में आता हूँ तो व्यापार अच्छा दिखाई देता है, व्यापार उन्नत अवस्था में था, अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई थी, कृषि अधिकांश एरिया में होने लगी थी। महाजनपद काल में तो काफ़ी विकसित हो चुके थे कई सारे जनपद। ये ऐसे समझेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन। आगे देखो, प्लिनी का नाम सुना होगा आपने, प्लिनी एक यूनानी लेखक है। इसके हिसाब से इसने ऐसा अनुमान लगाया कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी सेना है। कल्पना करिए कि सेना में जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक, आज भी 6 लाख सैनिक रखना कोई मजाक नहीं होता। 6 लाख पैदल सैनिक, ठीक है, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी। ऐसा उसने बोला कि अपने, ठीक है, अपने 9,000 हाथी और 6 लाख सैनिकों की सहायता से पूरे भारत को रौंद दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये तो पक्का है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में एक विशाल सेना थी। हो सकता है अतिशयोक्ति कि भाई 6 लाख सैनिक, उस जमाने की जनसंख्या को देखते हुए हो सकता है कि 6 लाख सैनिक की जो है अनुमान ज़्यादा हो गया, अतिशयोक्ति हो गई। कुछ भी हो, सेना तो बड़ी थी, इसमें तो संशय नहीं है कि सेना बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो सेना का विस्तार बहुत ज़्यादा था और लगता है कि उसके पास में नौसेना भी थी। अब ये और बड़ी बात है, हालांकि इसका तो कोई हमें वैसा नहीं, क्योंकि समुद्र पार तो कोई इलाके ज़्यादा जीते नहीं हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, पर फिर भी बोला जाता है कि उसके पास में नौसेना भी थी। तो सेना के मामले में अब आप सोचिए सेना कहाँ से इतनी ज़्यादा हुई, इतनी सेना रखना कैसे संभव हुआ। इतनी सेना रखना इसलिए संभव हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उपज का लगभग 1/4 से लेकर 1/6 भाग लिया जाता था कर का। सोचिए राजा लगभग 25% भाग लेता था उपज का, 1/4। तो 25% उपज का या 1/4, 1/6 कुछ भी हम समझें, इतना समझ में आता है कि राजा को एक बड़ा भाग कर के रूप में मिलता था। खेती बहुत अच्छी अवस्था में थी क्योंकि उपजाऊ मैदान था गंगा यमुना का, और इनके पास में अच्छे हथियार भी थे लोहे के वगैरह के, तो इन्होंने खेती अच्छी की, तो अधिशेष होता था, सरप्लस होता था, तो किसानों को कोई आपत्ति नहीं थी, राजा को 1/4, 1/6 देने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। तो ये बहुत ज़्यादा होता है
25% टैक्स लगा लेना, 1/6 भी अगर मैं बोलूँ आपसे तो वो भी अच्छा खासा होता है, लगभग 16 16.5%, 1/6 भी जाता है। तो चाहे वो 16 16.5% हो, 25% हो, उपज का एक बड़ा भाग क्या होता था, कर के रूप में लेता था। तो राजा इतनी बड़ी सेना को वेतन दे सकता था, इतनी बड़ी सेना रख सकता था। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद मेगास्थनीज बोला, क्या बोला, इसके अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की परिषद। तो ये सेम है जैसे पाटलिपुत्र का शासन चलाने के लिए मैंने आपको बताया कि पाटलिपुत्र के शासन में हम देखते हैं कि 6 परिषद हैं 5-5 सदस्यों की। वैसे मेगास्थनीज का ये मानना है कि सैनिक प्रशासन के लिए भी 6 समितियां थी और इन 6 समितियों के 5-5 सदस्य होते थे मेन। तो ये 30 लोग थे, ये 30 अधिकारी थे जिनमें हर एक समिति में 5-5 अधिकारी ऑफिसर्स थे और ये 6 समितियों में विभक्त था पूरा सैन्य प्रशासन। इसमें पैदल सेना थी क्योंकि उसके पास में बहुत बड़ी मात्रा में पैदल सैनिक थे, उसके पास घोड़े भी थे तो घोड़ों वाला भी एक हो गया, हाथियों वाला हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो सेना की भी 6 समितियां हो गई और 5-5 सदस्य इसमें भी कर दिए गए। तो 30 सदस्य या 30 अधिकारी है, ठीक है, जो क्या है, जो इस पूरे सैन्य प्रशासन को, सैनिक प्रशासन को चलाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये पैदल सेना, घुड़सेना, हाथी सेना करके ये समितियां भी इसकी भी बना दी गई। तो ये दोनों चीजें आपको क्या बता रही है, यहां से आपको इस स्लाइड से क्या समझ में आया, इस स्लाइड से हमें समझ में आ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में बड़ी सेना थी, ऐसा प्लिनी ने बोला, और आंकड़े को हटा भी थे तो भी ये बात तो सही है कि सेना बड़ी थी। और दूसरा मेगास्थनीज जो बोल के गया है कि सेना इतनी बड़ी थी कि उसके लिए 6 समितियां बनानी पड़ी, हर समिति में 5-5 अधिकारियों को रखना पड़ा और ये 30 अधिकारी मिल के पूरी सेना को क्या करते थे, संभालते थे, इसका पूरा प्रशासन चलाया करते थे। ये हो गया इसकी सेना। ऐसे इतना बड़ा महाराजा या राजा नहीं बोला जाता चंद्रगुप्त मौर्य को, उसके पीछे ये सारे कारण थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको बता दिया काफ़ी कुछ, इसके उद्भव से लेकर, तो इसके साम्राज्य विस्तार से लेकर, तो इसकी सेना, इसके प्रशासन के बारे में हमने बात की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो उसका उत्तराधिकारी बना वो बिंदुसार बना। और याद करिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि बिंदुसार के साथ में एक नाम मिलता है बिंबिसार, ये जरूर याद रखना, दोनों में अंतर है। बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बना, और ये हर्यक वंश का है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। तो दोनों में मेक इट क्लियर गाइस, बिंबिसार एक अलग है और बिंदुसार एक अलग है। देखो ये एक शब्द से, ये बी है और ये दू है, अंतर है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अजात शत्रु का नाम सुना होगा आपने, अजात शत्रु, ठीक है। तो ये अजात शत्रु का पिता है, हर्यक वंशी, ये प्रथम मगध साम्राज्य से जुड़ा हो। बिंबिसार प्रथम मगध राज्य और बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश से, द्वितीय मगध साम्राज्य से। चलो तो बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार 298 से 273। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो आपको पता ही है, ऐसा माना जाता है कि अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन अनुयायी बन गया था, जैन धर्म को अपनाया और दक्षिण चला गया, ठीक है। वहाँ पर उसने कठोर तपस्या करके अपने शरीर को, अपने प्राण को त्यागा। आपने सुना होगा श्रवण बेलगोला का नाम। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हो गया और ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जैन अनुयायी अंतिम रूप में, अंतिम समय में बना था। 298 से 273 ईसा पूर्व का काल है चंद्रगुप्त मौर्य के इस उत्तराधिकारी का, और 298 ईस्वी पूर्व में ये गद्दी पर बैठा। इसका एक और नाम है अमित्रघात। अगर आपको कभी इतिहास में ऐसा क्वेश्चन कहीं मिले, अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, जैसे मैंने पितृहंता बताया था जात शत्रु का, तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। अमित्रघात जो अपने सारे शत्रुओं का नाश कर दे, विनाश कर दे, उसे हम अमित्रघात कहते हैं। तो ये बिंदुसार की उपाधि है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार, मद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी कहा गया है, और भी कई नाम है, भद्रसार, मद्रसार,
ठीक है, ये भी यही है, सिंहसेन भी यही है। तो ये हम बिंदुसार के बारे में बात कर रहे हैं। इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोहों का वर्णन हमें मिलता है और इन दोनों विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। तो अशोक पश्चिमोत्तर भारत गया था, खरोष्ठी लिपि के बारे में इसे पता चला, वहाँ से ज्ञान भी प्राप्त किया इसने। बाद में अपने कुछ अभिलेख इसके खरोष्ठी लिपि में आपको मिलेंगे। एथीनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया है, जिसमें इस भारतीय शासक ने 3 चीज़ों की मांग की थी। आपको पता है, इसने बिंदुसार ने, ठीक है, सीरिया का जो शासक था एंटियोकस फर्स्ट, तो एंटियोकस से पत्राचार किया था मैत्रीपूर्ण, और उसने इससे 3 चीज़ मांगे थी, सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक। आपको पता है, तो सूखी अंजीर मांगी थी, वो मिल गई, अंगूरी मदिरा मांगी थी, वो भी मिल गई, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। ठीक है, ये जो एंटियोकस था इसने अंजीर भी भेजी, मदिरा भी भेजी, लेकिन इसने दार्शनिक नहीं भेजा, ये हमें इतिहास में पता चलता है। ठीक है, ये कौन था? बिंदुसारी था जिसने ये डिमांड की थी एंटियोकस से। अब आ जाओ बिंदुसार के बाद अगला और सबसे महत्वपूर्ण शासक इस वंश का, अशोक। अशोक के बारे में आप सभी लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा। अशोक महान। इतिहास में कई सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर अशोक को महान क्यों कहा जाता है, अशोक महान क्यों बोला जाता है? क्या उसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? क्या उससे बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं था? तो ये महान क्यों कहलाता है? तो इसको महान कहलाने का जो कारण है, इसे महान क्यों कहा जाता है? महान इसलिए कहा जाता है कि इतना शक्तिशाली राजा होने के बाद, इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी इसने शांति की नीति को अपनाया। ठीक है, ये चाहता तो अपने साम्राज्य का और विस्तार कर सकता था युद्ध वगैरह करके, लेकिन इसको महान कहा जाता है इसकी नीति के कारण। जब भी आप देखिए कि अगर आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप अगर बहुत हट्टे कट्टे हैं और आप अपने से किसी छोटे को, ठीक है, बहुत कमज़ोर को उठा के पटक दें, तो इससे आपकी महानता नहीं साबित होती, इससे आपका बल साबित नहीं होता। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पर अगर आप अपने से छोटे को क्षमा कर दें, ये जानते हुए कि आप उसे आसानी से हरा सकते हैं, तो ये महानता होती। ठीक है, इसलिए अशोक को महान कहा गया, क्योंकि अशोक ने शांति की नीति को अपनाया, इसने धम्म की नीति को अपनाया, इसने अपने साम्राज्य विस्तार को रोक दिया। कई विद्वानों का ये भी मानना है कि इसने अपनी शांति की नीति के कारण मौर्य साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। ये जब आप देखोगे ना, मैं कल के सेशन में बताऊंगा, महान मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण, कि भाई क्या कारण था कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो उसका एक कारण ये भी माना जाता है अशोक की शांति नीति, कि इसने अपनी शांति नीति के द्वारा बर्बाद कर दिया। किसको बर्बाद कर दिया? इसने बर्बाद कर दिया अपने पूरे साम्राज्य को, अपने पूरे वंश को। वो गलत है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में, तो इसका आप सभी को पता है कि जब ये शासक बना तो शुरू में तो अपने पिता और दादा की नीति को अपना के और साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, और इसका साम्राज्य मौर्य वंश में सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था। ठीक है, अशोक ने पूरे भारत में सिर्फ तमिलनाडु या इसके आसपास का इलाका छोड़ दें तो बहुत बड़ा साम्राज्य इसने स्थापित किया था। और जब ये कलिंग का युद्ध लड़ा, ऐसा बोला जाता है कि इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, ठीक है, 7 साल बाद 8वें वर्ष में जब इसने कलिंग का युद्ध लड़ा, तो उस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ। उस भीषण नरसंहार को देखकर इसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया, और फिर इसने युद्ध की नीति को, विस्तार की नीति को छोड़ दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक देखो, इसका 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व काल माना जाता है, पर वास्तविक रूप में इसका जो राज्याभिषेक है वो 269 बीसी में माना जाता है। वैसे तो 273 से इसका काल माना जाता है, लेकिन इसका राज्याभिषेक, वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी में माना जाता है। ये अमित्रघात का, बिंदुसार का पुत्र था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। ठीक है, इसका वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। इससे पहले ये उज्जैन का राज्यपाल था। तो अभी आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य में प्रांतों में विभक्त था,
और हर प्रांत का जिम्मा एक राजकुमार के नाम पर था, उसमें था, वो उसका गवर्नर या प्रांतपति हुआ करता था। तो अशोक स्वयं उज्जैन का राज्यपाल था। इस समय आपको ये भी पता है कि विदिशा की महादेवी से इसका प्रेम हुआ, उसकी विवाह हुआ, वहाँ पर इसने विदिशा में स्तूप भी बनवाया हुआ है। ठीक है, तो ये अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 BC में हम देखते हैं। और ये अशोक कहाँ था? इससे पहले उज्जैन का राज्यपाल था। जैन अनुश्रुति, अब देखो इनके चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे अशोक या उस काल के कोई भी शासक हो, तो जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स है जानकारी का। तो जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध शासन पर अधिकार किया था। मतलब ऐसा माना जाता है कि पिता नहीं चाहते थे और फिर भी अशोक ने साम्राज्य को हासिल किया, गद्दी पर बैठा और राजा बना। और एक और सिहली अनुश्रुति के अनुसार यहाँ पर इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। अपने, अभी अतिशयोक्ति लगता है, कभी कभी कुछ चीज़ें अतिशयोक्ति वर्ण लगती कि भाई अपने 299 भाइयों को मार दिया, 99 भाइयों को मार दिया और 99 भाइयों को मार कर सिंहासन प्राप्त किया। मतलब ये कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा है। मतलब ये 100 भाई थे, अगर 99 भाई को मारा तो ये 100 भाई हो गए, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा है। लेकिन आपको याद रखना है कहाँ से, इस जानकारी का स्रोत क्या है, कहाँ पर ऐसा मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी हासिल की। तो ये गलत सही जो भी हो, पर हमें पता चलता है सिहली अनुश्रुति से। ठीक है, ये सिहली अनुश्रुति से हमें पता चलता है। अब देखो यहाँ पर अशोक के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे महाबोधि वंश और तारानाथ का नाम सुना होगा आपने, इतिहासकार। इसके अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया। तो ये बात सही साबित होती है कि इसने अपने भाइयों को मारा। सत्ता की प्राप्ति के लिए अशोक ने अपने भाइयों को मारा, ये सही लगता है। लेकिन 99 भाइयों को मारा, ये अतिशयोक्ति है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि अपने भाइयों को मारा होगा इसने। इसके अभिलेखों में हमें सामान्यतः देवानाम प्रियदसी मतलब देवताओं का प्यारा, तो इसने अपने आप को जो उपाधि दी, अपने अभिलेखों के माध्यम से हम देखते हैं देवताओं का प्यारा या प्रिय। ठीक है, तो ये देवताओं का प्रिय भी कहलाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक अभिलेख है और इसमें ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, नीचे उसका डिकोडिंग किया हुआ है। ये देखो, देवा नाम पिय स अशोका, तो देवानाम पियसा अशोका, ये देखो। तो इसने अपने आप को देवताओं का प्रिय कहा है। ये आप इसमें देख सकते हो, लिपि को डिकोड करके हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है देवानाम पियसा अशोका। तो अशोक ने अपने जो है लेखों में अपने आप को देवताओं का प्रिय उपाधि दी। इसके नाम का, अशोक नाम का उल्लेख ज़्यादातर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हर जगह आपको इसकी उपाधियाँ और दूसरी चीज़ें मिलेंगी। तो इसका जो नाम है अशोक, ये आपको मस्की में, गुर्जरा में, नेट्टूर में, उदयगोलम में, इन अभिलेखों में मिलेगा। मतलब कर्नाटक में और मध्य प्रदेश का एक अभिलेख है जहाँ पर अशोक के हमें नाम के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, जहाँ पर अशोक का नाम हमें दिखाई दे रहा है। दैट क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया अशोक के बारे में इनिशियल। पुराणों में, अब पुराण भी तो हमारे साहित्यिक स्रोत है ना, ऐतिहासिक। पुराणों में अशोकवर्धन और दीपवंश में करमोली भी कहा गया। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, कहीं पर इसको देवानाम पियदसी भी बोला गया है, कहीं पर इसको जो है अशोकवर्धन कहा गया, करमोली कहा गया, और कुछ भी हो, लेकिन इसका साम्राज्य हम देखते हैं कि बहुत बड़ा भी है। देखो, ये मौर्यन एम्पायर है अशोक के काल में। यहाँ आप देख सकते हो कि दादाजी का इलाका तो है ही, पोते ने उससे ज़्यादा बड़ा, ये नीचे तक, ये जो है अशोक का साम्राज्य नीचे दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत था। तमिलनाडु को अगर हम छोड़ें तो ये पूरा भारत, इतना बड़ा साम्राज्य था अशोक का। ये बंगाल की खाड़ी से शुरू होता है,
तो इधर पूर्व पश्चिम में आप देखोगे कि अफगानिस्तान तक जाता है, पाकिस्तान तक, उधर फिर आप जम्मू कश्मीर से लेके नीचे तक दक्षिण भारत तक देखोगे। राज्याभिषेक से संबंधित मस्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध का शाक्य कहा है। कई अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, मतलब अफगानिस्तान जो है आधुनिक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, यहां पर आप देख सकते हो कर्नाटक तक, ठीक है, अफगानिस्तान से कर्नाटक तक, और पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात से लेकर, ठीक है, यहां इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, ये अशोक का पूरा के पूरा साम्राज्य है। तो ये बहुत बड़ा साम्राज्य हम देख पा रहे हैं। क्लियर? तो अब ये साम्राज्य जो स्थापित किया था, इस साम्राज्य के लिए क्या प्रशासन था? कल्हण की राजतरंगिणी, आपने सुना होगा कल्हण का नाम, और इसकी एक कृति है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी संस्कृत में लिखा हुआ है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है जिसमें कश्मीर के राजवंशों का पूरा उल्लेख है, शुरू से लेके, ठीक है, तो बाद के बहुत समय बाद तक के प्राचीन राजवंशों का कश्मीर के कल्हण की राजतरंगिणी में उल्लेख है। और इस राजतरंगिणी से हमें पता चलता है कि कश्मीर पर भी अशोक का अधिकार था। तो राजतरंगिणी तो कश्मीर के शासकों को लेकर ही है, ठीक है। तो राजतरंगिणी से हमें पता चल जाता है कि कश्मीर से लेकर नीचे तक उसका साम्राज्य था। इसके अनुसार उसने वहां धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई। तो एक तो ये पता चला कि मंदिर बनवाया इसने वहां पर अशोकेश्वर नाम का, और दूसरा श्रीनगर। श्रीनगर आप देखते हो भारत में जो श्रीनगर है, ऐसा आपने सुना होगा कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की है, ठीक है। श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई है। नेपाल में देवपत्तन नामक नगर भी, नेपाल में देवपत्तन नामक नगर भी इसके द्वारा बसाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। राजतरंगिणी भी एक बड़ा सोर्स है इसके साम्राज्य के बारे में जानने का, कि जिससे हमें पता चलता है कि एक तो कश्मीर पर इसने राज किया है, दूसरा वहाँ एक मंदिर बनाया, कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की, और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। ये सब अशोक के बारे में हमें पता चलता है। क्लियर? तो अशोक महान के बारे में ये कुछ चीज़ें। और इसके बाद अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है अशोक के से, और अशोक के बारे में हमें जहाँ से सबसे ज़्यादा पता चलता है वो है इसके अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। तो अशोक के अभिलेख के बारे में आपको पता है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन, शिलालेख मतलब कि पत्थरों पर, ठीक है, पत्थरों पर लिखवाना, पत्थरों पर गोद कर लिखवाना, ठीक है। शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले भारत में अशोक ने किया। इसके अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी, राज्यादेश को तोड़ दो, राज्य का आदेश, राज्य धन आदेश, ठीक है। राज्य आदेश मतलब राजा का आदेश। तो एक प्रकार के इसके जो अभिलेख हैं वो हैं क्या? इसके अभिलेख एक आदेश के रूप में है। जो कुछ भी अशोक अपनी प्रजा से बोलना चाहता था, जो कुछ भी अशोक अपनी प्रजा से करवाना चाहता था, वो आदेश, जैसे आजकल हम लोग कानून बनाते हैं और सरकार उन कानूनों को गजट, आपने सुना होगा ना गजट, हम लोग आजकल इसी को राजपत्र बोलते हैं। राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा आजकल काम किए जाते हैं। तो ये एक प्रकार की गजट था, अशोक का अपना खुद का गजट था। ये राजपत्र थी जिसके द्वारा अपने नागरिकों को संबोधित करता था अशोक, और साथ ही, ठीक है, एक तो संबोधित करता था, आदेश देता था, जो भी वो चाहता था वो करवाना, वो उसमें आपको मिलेगा। और एक प्रकार से हम कहें तो ये चीज़ आप में से कई लोग जानते होंगे, एक प्रकार का लिखित संविधान। जैसे संविधान होता है ना, संविधान में बात होता है कि नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नागरिकों के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक प्रकार का लिखित संविधान मान सकते हो आप। विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान इस प्रकार से अगर हम देखें तो वह अशोक का ही है।
ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में हमें जब भी आप पढ़ें तो कहाँ है, कितने हैं, वो सब बाद में, पहले पहला क्वेश्चन क्या होगा, अभिलेख क्या है। अशोक के अभिलेख पे जब भी मेंस में आंसर लिखेंगे तो हमारा इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू होगा, ये जो इंट्रोडक्शन है शुरू होगा राज्यादेश से। कहाँ से होगा, यहां से, कि ये किस रूप में जाने जाएंगे, ये एक प्रकार का राज्यादेश था। अशोक के द्वारा जारी किए गए अभिलेख एक प्रकार का राज्यादेश था। तो ये यहां से शुरुआत करेंगे, पहला शासक था जिसने जनता को इसके द्वारा संबोधित किया, ये भी लिखेंगे। ठीक है, अब इसके अभिलेखों का विभाजन, अशोक के सारे अभिलेखों को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहले तो हम लोग देखें शिलालेख, जितने भी अभिलेख हैं उनको कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो शिलालेख, शिलालेख को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे, एक वृहत शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख। इसका क्या मतलब है, शिलालेख दो प्रकार के हैं अशोक के, एक वृहत शिलालेख और एक लघु शिलालेख। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बड़े पत्थर पर लिखा था और एक छोटे पत्थर पर। कई सारे स्टूडेंट दिमाग में क्या लगा लेते हैं कि वृहत शिलालेख का मतलब है कि बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा गया और लघु शिलालेख का मतलब है छोटे पत्थर पर लिखा गया। ऐसा नहीं, ठीक है। वृहत शिलालेख का मतलब क्या है, वृहत शिलालेख का मतलब यह है कि यहाँ पर ज़्यादा लिखा गया, पैराग्राफ ज़्यादा थे, ज़्यादा मैसेज बड़ा था तो संदेश बड़ा था, अभिलेख बड़ा था तो वो वृहद हो गया। और लघु जिसमें ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, कम लिखी गई है, उसको आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, स्तंभ लेख, ये भी मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जैसे सारनाथ का स्तंभ, तो एक ही पत्थर से स्तंभ बनाया गया पूरा काट के, इसमें आप देखो अलग अलग आकृतियाँ। ठीक है, ये मूठ है लोहे के, ये बेस का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में आप ये देखो घंटे या कमल के आकार का, उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म और इसके ऊपर एक पशु की आकृति। तो ये जो स्तंभ लेख है, ये इन्हें आप दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में विभाजित कर सकते हो, इनका भी विभाजन हो सकता है। ठीक है, गुहालेख, ये गुफाओं में उत्कीर्ण है, तो कुछ शिलाओं पर है, कुछ स्तंभों पर है और कुछ गुहालेख, ये सब अशोक के अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शन है। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थान में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण है। तो टोटल जो दीर्घ स्तंभ है, यहाँ पर देखो स्तंभ लेख है दीर्घ, तो ये कितने हैं, 7 दीर्घ स्तंभ लेख है। ठीक है, और ये 6 अलग अलग जगह पर है, जैसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, अभी इसके बारे में बात करेंगे। मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, टोपरा और मेरठ वालों को दिल्ली लाया गया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये जो आप देख रहे हो ये इलाहाबाद का स्तंभ है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, ये क्या हो गए, ये स्तंभ लेख हो गए अशोक के। ठीक है, ये हो गया अशोक के स्तंभ लेख और शिलालेख। अब देखो कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, उन्हें हम दीर्घ स्तंभ लेख बोलते हैं। ठीक है, और लघु स्तंभ लेख वो हैं कि जिस पर हमें ज़्यादा लेख नहीं मिले। ठीक है, तो एक लेख है, उन्हें दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम से अलग रखा गया और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। एक लेख वाले लघु स्तंभ और एक से ज़्यादा लेख वाले दीर्घ स्तंभ कहे जाएंगे। इस प्रकार के लघु स्तंभ लेख सांची में, सारनाथ में, रुक्मिणदेही में आपको दिखाई देंगे। तो अगर हम वृहद स्तंभ लेख की बात करें जिसमें एक से ज़्यादा लिखा हुआ है लेख, लघु स्तंभ लेख में एक ही लेख है जो क्रम से लिखा हुआ है, और जहाँ वृहद स्तंभ लेख हमने टोपरा में, मेरठ में, इलाहाबाद में देखे वो 7 है। ऐसे ही जो लघु स्तंभ लेख हैं वो सांची में है, सारनाथ में है, रुक्मिणदेही में है। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख की लिपि ब्राह्मी है। अच्छा, अशोक ने कितनी लिपि में लिखा हमने पढ़ा है, अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है सबसे ज़्यादा। तो मुख्यतया ब्राह्मी लिपि जो लेफ़्ट टू राइट चलती है, ऐसे जो लेफ़्ट टू राइट चलती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ उसके खरोष्ठी में भी हैं जो राइट टू लेफ़्ट चलती है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो ब्राह्मी लिपि में भी हैं, खरोष्ठी में भी उसके आपको अभिलेख मिलेंगे। लेकिन जो शिलालेख हैं और जो स्तंभ लेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख और गुफाओं पे जो भी है वो सब कुछ आपको ब्राह्मी में मिलेगा। क्लियर है?
उसकी लिपियां, किस लिपि में उसने क्या लिखा है। तो ब्राह्मी में उसने लघु शिलालेख लिखे, दीर्घ नहीं, स्तंभ लेख लिखे दोनों प्रकार के, और गुहा लेख लिखे। इसके सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक है। तो जितने भी अभिलेख अशोक ने लिखे हैं वो सब प्रशासनिक है। एक अपवाद है रुम्मिनदेही, जो सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है इसका, उसका विषय आर्थिक है। ये नोट कर लें, ये पॉइंट आपके काम आएगा। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख, जो सभी ऑलमोस्ट सारे अभिलेख, वो क्यों लिखे गए हैं? प्रशासन को आधार बनाकर। इनका विषय मतलब किस बारे में? ये उसके प्रशासन के बारे में। लेकिन जो रुम्मिनदेही का अभिलेख है ये एक आर्थिक विषय को लेकर लिखा गया है। ये पूछा जा सकता है आपसे, अशोक के किस, ठीक है, किस अभिलेख का विषय आर्थिक है? रुम्मिनदेही का आर्थिक है, बाकी सारे प्रशासनिक हैं। और आपको पता है सारनाथ स्तंभ के बारे में, हमारा भारत का आधिकारिक चिन्ह, हम लोग जिसको कहते हैं राजकीय चिन्ह, सारनाथ स्तंभ से हमने लिया हुआ है अशोक चिन्ह। इसके बात करिए, कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर? प्रयाग और कौशाम्बी के स्तंभ लेख। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना होगा आपने, सल्तनत कालीन तुगलक वंश का राजा फिरोज शाह तुगलक। इसने मेरठ और टोपरा के जो अशोक के स्तंभ थे उनको दिल्ली मंगवाया था, लेकिन पढ़ नहीं पाया था कोई भी, ये भी हमें पता है। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने या अशोक के मेरठ और टोपरा के जो अभिलेख हैं उन्हें किसने स्तंभों को दिल्ली में स्थापित करवाया? तो मेरठ और टोपरा के स्तंभों को दिल्ली में लाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। तो ये याद करिएगा नाम, इस नाम को नोट कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सोच रहा था कि दिल्ली लाके कोई इसको पढ़ लेगा, डिकोड कर लेगा इसकी लिपि को, इसके अभिलेखों को, पर ऐसा हो नहीं पाया, कोई भी नहीं पढ़ पाया उसको। ठीक है, अशोक के ये अभिलेख लाए जरूर गए पर पढ़ नहीं पाया कोई। बाद में आपको पता है कि 1837 में सबसे पहले कौन पढ़ा इनको? प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। तो सबसे पहले जिसने अशोक की लिपि को पढ़ा, इसके अभिलेखों को पढ़ा, डिकोड किया, वो तो प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है 1837 में। तो अशोक ने अपने, कुछ भी नहीं आया, हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि सर क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न हो रहा है। मत रखिए कोई कन्फ्यूज़न, समझिए, एक साधारण सी बात है। एक राजा अपनी प्रजा से कुछ कहना चाहता है, एक राजा अपनी प्रजा को संबोधित करना चाहता है, कैसे करेगा? राजा अपनी प्रजा को, उस समय कोई कागज़ पे लिख के समाचार पत्र, टीवी, न्यूज़, मीडिया, सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। राजा अपनी प्रजा को संबोधित करने का जो तरीका ढूंढा वो क्या है? वो पत्थरों को, पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाओ जो भी आप बोलना चाहते हो, और इन्हीं को हमने कहा शिलालेख। समझ में आ रहा है? राजा अपनी प्रजा से जो कहना चाहता है, जो उसने अपनी प्रजा के लिए सोचा है कि उसकी प्रजा भी जाने वो क्या बोलना चाहता है, तो उसने क्या किया? अलग अलग तरीके होते हैं भाई। पहले कि ढोल नगाड़े पिटवा के सुनो 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 करके गांव में ढिंढोरा पिटवा दें, तो वो तो बहुत कम लोगों तक जाए, लेकिन उससे अच्छा है कि पत्थरों पर कोई भी उसको पढ़ ले, देख ले। तो राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए, अपने आदेशों से अवगत कराने के लिए पत्थरों पर उत्कीर्ण करवा दी चीज़ें। आ रहा है समझ में? इसी को तो हम लोग शिलालेख कहते हैं, शिला पर लिखा हुआ लेख। अब हम कई बार पता है आसान चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं। शिला मतलब पत्थर, पत्थर पर लिखा हुआ लेख क्या कहलाएगा? पत्थर पर लिखा हुआ लेख शिला लेख ही तो कहलाएगा। तो अशोक के शिलालेख वही तो है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा का अपनी प्रजा को आदेश। ठीक है, अब ये कितने हो गए? अभी अलग अलग हो गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा, कहीं पर बृहद शिलालेख मतलब बड़ा वाला लेख था, कहीं पर छोटा शिलालेख है। स्तंभ लेख हो गए मतलब कोई स्तंभ बनाया। स्तंभ समझते हो
एक स्तंभ एक पत्थर से काट के ऐसा पूरा पत्थर का बना दिया, उस पर उत्कीर्ण करवा दिया, वो स्तंभ लेख बन गया। किसी गुफा पे लिखवा दिया, गुफा भी तो पत्थर की होती ना, गुफा पे लिखवा दिया तो गुफा लेख हो गया। क्या क्या कंफ्यूजन, क्या परेशानी? बहुत सिंपल है। जितना आसान चीज़ों को बनाते जाओगे उतना आसान होता जाएगा, और जितना मुश्किल बनाओगे उतना मुश्किल हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए आगे चलें। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, ठीक है। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। तो कौशाम्बी वाले को, जिसको हम प्रयाग वाला भी बोल रहे हैं, इलाहाबाद वाला स्तंभ लेख, वो कौन लाया? वो जहांगीर लाया। कहाँ पर? अकबर के शासनकाल में, इलाहाबाद के किले में। तो अकबर के शासनकाल में यहां पर बंद हो गया था, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल में उसके कौशाम्बी वाले स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में लेकर आया जहांगीर। रामपुर स्तंभ लेख, ठीक है, जो चंपारण बिहार में स्थापित है, इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। आगे चलें। अब अशोक के टोटल कितने वृहद शिलालेख माने जाते हैं? अशोक के 14। आगे समझ में? हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, ये प्रत्यक्ष संवाद है अपनी जनता के साथ, एक प्रकार से बिल्कुल सही है। 14 शिलालेख हम लोग देखते हैं अशोक के। 14 में आपको ये पता होना चाहिए कि किस में क्या लिखा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध वाला कौन सा है, और ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अशोक ने जो 14 वृहद शिलालेख लिखे हैं, इनमें हर में क्या, किस में क्या लिखा हुआ है, वो हम लोग देखें। तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो सबसे पहला वाला जो शिलालेख है अशोक का, उसमें क्या मिलेगा? उसमें पशु बलि की निंदा, ठीक है। पशुओं की बलि उस समय बहुत ज़्यादा दी जाती थी, आपको पता है इसके बारे में। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की स्थापना का उल्लेख। तो पहला वाला मैंने बताया, दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा, ठीक है, कि उसने स्थापना की, इसका उल्लेख। इस अभिलेख में अशोक ने अपने सीमावर्ती राज्यों चोल, पांड्य, ठीक है, केरल पुत्र, श्रीलंका की चर्चा की है। तो उसका जो साम्राज्य था वो दक्षिण में, मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु तक जाता था। तो उसकी राज्य की सीमा चोलों से, पांड्यों से, इनसे लगती थी। तो दूसरे शिलालेख में एक तो चिकित्सा मनुष्यों और पशुओं के लिए, और दूसरा अपने सीमावर्ती राज्यों की चर्चा कि कौन कौन से उसके राज्य के आसपास से राज्य हैं। तीसरे शिलालेख में, ठीक है, रज्जुक प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा आपने सुना होगा। रज्जुक जो एक अधिकारी उसने जो नियुक्त किए थे उनके बारे में आगे इसको बताऊंगा मैं भी, रज्जुक आपको डिटेल में। चौथे शिलालेख में ब्राह्मणों और श्रमण साधुओं के सम्मान की बात। तो ये चौथा शिलालेख, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5वें में ये है इंपॉर्टेंट, धम्म महामात्र। ये आप सभी को पता है कि अशोक ने धम्म की स्थापना की, धम्म, और धम्म को अपनाने के लिए अपनी प्रजा से कहा, धम्म के लिए। और इसी धम्म में उसने जो प्रचार है लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता है। तो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए और धम्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए, धम्म के बारे में और ज़्यादा लोगों को जानकारी आदि देने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति हुई, जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। और इन धम्म महामात्र की नियुक्ति के लिए 5वें शिलालेख में बताया गया है, ठीक है। ये हो गए अशोक के 5 शिलालेख। आगे बात करते हैं छठा शिलालेख। 6वें शिलालेख में लिखा है कि सभी लोक हित में मेरा कर्तव्य है, मतलब कि लोगों के हित में, जनता के हित में, पब्लिक के हित में, ठीक है, आम प्रजा के हित में मेरा एक कर्तव्य है कि प्रत्येक समय अगर मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो प्रजा के संबंध में मुझसे मिलकर सूचनाएं दी जा सकती है। ये देखो कितना बढ़िया एक राजा
ये एक प्रकार से अपने समर्पण है अपने राज्य की प्रजा और राज्य के प्रति, कि मतलब राजा बोल रहा है कि आप सभी लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके हित में प्रजा के हित में कोई भी ऐसी बात है जो मुझ तक आनी चाहिए तो बिना किसी देरी के वो मुझ तक आए। मतलब अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि अभी राजा खाना खा ले उसके बाद उसी समय बताई जाए, ठीक है। अगर मैं सो रहा हूँ तो भी मुझे बताया जाए। मतलब प्रजा के संबंध में मुझसे मिलकर किसी भी प्रकार की सूचना मुझे दी जा सकती है, कभी भी किसी प्रकार की कोई चिंता की इसमें बात नहीं है। मतलब मैं अपना एक एक पल 24 घंटों का हर एक पल मैं अपनी प्रजा को समर्पित कर रहा हूँ। 24 आवर्स ऑन ड्यूटी, दैट्स इट। क्या बोला? 24 आवर्स ऑन ड्यूटी हूँ मैं, ठीक है। चलिए सातवां और 12वां, 7वें और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता और उदारता का उल्लेख। धार्मिक सहिष्णुता मतलब कि मेरे राज्य में मेरे प्रजा को सभी प्रकार की हम कहें कि छूट होगी धर्म को लेकर। मतलब कि आप ये समझिए कि आप जिस धर्म को मानना चाहें, अपनाना चाहें, उसके लिए आपको पूरा जो है स्वतंत्रता है। धार्मिक रूप से सहिष्णुता के बारे में बात की गई है, ठीक है। 8वें शिलालेख में लिखा गया है कि अब उसने शिकार करना छोड़ दिया। हम सभी जानते हैं कि अशोक अहिंसा की नीति पर चला, अहिंसावादी हो गया। तो उसने अपनी प्रजा को भी बता दिया कि अब मैंने शिकार करना छोड़ दिया है और मैं धम्म की यात्रा करता हूँ, ठीक है। अब राजा धम्म यात्रा करता है, मतलब धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यात्रा करता है। शिकार करना छोड़ दिया, ठीक है। आगे समझ में? तो शिकार नहीं करता है राजा अब अहिंसा की तरफ, चूंकि वो अपनी प्रजा को बताना चाहता था कलिंग युद्ध के बाद कि अब राजा अलग हो गया। अब राजा स्वयं भी राजा अहिंसावादी हो गया और अपनी प्रजा से भी इसी अपेक्षा करता है राजा कि वो भी अहिंसा का मार्ग अपनाए, धम्म का मार्ग अपनाए, किसी को तकलीफ ना, पीड़ा ना दे, हिंसा ना करे। ये खुद, क्योंकि मैं खुद भी शिकार करना छोड़ चुका हूँ। इसके बाद ये पूछा जाता है, ठीक है, धम्म यात्रा के बारे में किसमें? 9वें शिलालेख में मांगलिक कार्य जैसे जन्मोत्सव, विवाह, ठीक है, ऐसे सामाजिक समारोह पर होने वाले अपव्यय की निंदा। आप देखो क्या प्रैक्टिकल चीज़ें मिल रही हैं आपको। हम आज बात करते हैं ना कि भारत में बहुत सारी समस्याओं की जड़ हमारा सामाजिक अपव्यय। हम शादियों में, सामाजिक समारोह में, मृत्यु भोज में, शादियों में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, अपव्यय करते हैं। अशोक ने अपने 9वें शिलालेख में इसके लिए पहले ही लिख दिया। अशोक ने अपनी प्रजा से अपेक्षा की और इस प्रकार का आदेश दिया कि अब जन्मोत्सव, विवाह या ऐसा कोई भी सामाजिक और मांगलिक कार्य में, ठीक है, बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं होगा, ज़्यादा अपव्यय नहीं होगा, ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना ही होना चाहिए। तो ये निंदा की गई है। मतलब ये है कि राजा या शासक अब जो है उसके लिए जो है आप लोगों से ये अपेक्षा करता है कि आप ये काम अब नहीं करेंगे, ये गलत है। उसने इसको गलत ठहराया है 9वें शिलालेख में। 10वें शिलालेख में यश और कीर्ति की परवाह किए बगैर कार्य करने पर बल दिया गया। वही कि आप लोगों को जो भी काम है ईमानदारी से उस काम को करिए, ठीक है। किसी भी प्रकार में आप देखिए कि आपको चाहे उससे यश मिले, कीर्ति मिले या ना मिले, पर आपको अपना कार्य ईमानदारी से करना है। कई बार होता है कि हम कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा, इससे हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको चाहे कुछ मिले ना मिले, आपको अपना काम ईमानदारी से करना। 11वें शिलालेख में ब्राह्मणों और श्रमणाओं का, मतलब जो साधु संत वगैरह है, उनका सम्मान करने की बात की गई। 12वें शिलालेख में, ठीक है, एक स्त्री अध्यक्ष जो महामात्र है उस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की। इसके शासनकाल में स्त्रियों की भी बड़े पदों पर नियुक्ति होती थी, इससे हमें पता चलता है। 13वां सबसे लंबा, ये एक फैक्ट हो गया अपने आप में। अशोक के सभी अभिलेखों में सबसे ज़्यादा लंबा अभिलेख कौन सा है? सबसे ज़्यादा लंबा अभिलेख जो है उसका वो है 13वां शिलालेख, ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, इसी के बारे में बात करेंगे अभी। कलिंग युद्ध का वर्णन, ये अगर आपको 14 शिलालेख नहीं याद हों तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम इसके बारे में तो पता होना चाहिए।
हमें कैसे पता चलता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म का मार्ग अपनाया, शांति की नीति को अपना लिया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया? हमें कहाँ से पता चला? हमें उसके 13वें शिलालेख से पता चला। ये सबसे लंबा था। इस शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन है और इसमें 5 विदेशी राज्य और उनके शासकों का भी वर्णन है। इसके साथ ही चोल और पांड्य राज्य का उल्लेख। इसमें अशोक ने 8 विक जातियों जनजातियों को अनुशासन में, ठीक है, जातियों और कुछ जनजातियों को अनुशासन में रहने की चेतावनी दी और ऐसा न होने पर उन्हें दंडित करने की बात भी कही गई है। इसी अभिलेख में अशोक ने अपने हृदय के परिवर्तन की बात कही है कि मेरा हृदय अब परिवर्तित हो चुका है। अब राजा युद्ध नहीं करेगा, अब राजा शांति की नीति को अपनाएगा, अब राजा क्या करेगा? सुलह की नीति को अपनाएगा। कलिंग युद्ध की बात करते हैं। आपको पता है कलिंग युद्ध, कलिंग आधुनिक उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में। कलिंग युद्ध के बारे में आपको पता होगा कि अशोक का राज्याभिषेक, मैंने आपको बताया कि वास्तविक रूप में अशोक का जो राज्याभिषेक है वो 269 बीसी में हुआ। इस हिसाब से कलिंग युद्ध उसके राज्याभिषेक के 7 साल के बाद 8वें साल में हुआ। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के, राजा बनने के 8वें साल में हुआ था, 261 बीसी में। अब देखो यहाँ पर इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया और इसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। वर्तमान में अगर देखें ये कहाँ है कलिंग, तो ये ओडिशा के दक्षिणी भाग में स्थित है। अशोक के 13वें अभिलेख, जो अभी मैंने आपको बताया था 13वां अभिलेख जो सबसे लंबा है उसके अभिलेखों में, इससे हमें कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध जब हुआ, वैसे तो अशोक विजयी हुआ, इसमें तो कोई संदेह नहीं किसी को भी, लेकिन इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद, ठीक है, विजय तो उसने हासिल कर ली, लेकिन इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जब उसने देखा, लगभग ऐसा बोला जाता है कि 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध का परिणाम इतना भयानक हुआ, 1 लाख लोग मारे गए। बहुत बड़ा होता है ये आंकड़ा और उस समय की जनसंख्या के हिसाब से तो बहुत ही बड़ा माना जाएगा। 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। सोचिए कितना बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ होगा, ठीक है। अशोक 273 बीसी में राजा हो गया था, लेकिन मैंने आपको एक फैक्ट और बताया था, भूलिए मत, वास्तविक राज्याभिषेक 269 में माना जाता है। बार बार कंफ्यूज हो जाते हो यार। अभी तो बताया था कि 273 में राजा बना था, ऐसा माना जाता है, गद्दी पर बैठा था, पर वास्तविक राज्याभिषेक 269 में हुआ था, ऐसा भी माना, 269। इस सन को लेकर मैं चलूं तो ये 8वां साल था जब कलिंग का युद्ध हुआ, तो कंफ्यूज मत होइए भाई, ठीक है। तो समझे इस बात को कि जब इतना बड़ा विनाश देखा, लोगों को बेघर होते हुए देखा, ठीक है, बहुत सारे वर्गों को उसने देखा कि उनको बहुत परेशानियां हुई है इस सब से, तो इस सब के बाद में राजा ने क्या किया, अपने उस नीति को त्याग दिया। 13वें शिलालेख के माध्यम से उसने बता भी दिया कि अब मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, अब मेरा हृदय बदल गया। और इसके बाद में अशोक ने जो नीति अपनाई कि शांति के द्वारा और किसी का दिल जीता जाए, राज्य नहीं जीता जाए, हृदय। अब अशोक का जो उद्देश्य था वो हृदय जीतने पर था, दिल जीतने पर था, राज्य पर नहीं, ठीक है। इसलिए वो अशोक महान कहलाया बाद में। इस युद्ध का क्या प्रभाव हुआ? इस युद्ध में जो नरसंहार हुआ, इससे अशोक विचलित हुआ। विचलित मतलब कि एक प्रकार से उसका दिमाग हिल गया, ठीक है। उसने युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया, ठीक है। कलिंग के भारी नरसंहार के बाद उसको इतनी गहरी व्यथा हुई और पश्चाताप हुआ। पश्चाताप समझते होंगे आप लोग, ठीक है, अपने किए पर अफसोस होना। उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय, ये मैं आपको बता रहा था, क्षेत्र विजय जिसको हम कहेंगे भौतिक विजय की कामना को छोड़ दिया और उसने सांस्कृतिक विजय पाने की नीति है। सांस्कृतिक मतलब कि किसी व्यक्ति का मन जीतना, दिल जीतना और उसको अपने पक्ष में लेकर आना। तो अब कलिंग युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव क्या लिख सकते हैं हम लोग? कलिंग युद्ध का प्रभाव लिख सकते हैं
कि राजा भौतिक विजय से सांस्कृतिक विजय की ओर मुड़ गया। ठीक है, अब किसी भी इलाके पर आक्रमण करके जीत कर उसको अपने साम्राज्य में मिलाना, ये उसका कोई उद्देश्य अब रहा नहीं। आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म, अशोक की आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म के बारे में बात करें। मैंने पहले शुरुआत में बोला था सेशन के, ऐसा माना जाता है कि अशोक की शांति नीति के कारण उसके राज्य का, उसके वंश का पतन हुआ, ये मैंने कहा था, पर इस पर हम कल चर्चा करें। आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म, अशोक शुरुआत में बौद्ध नहीं था, ठीक है, ये भी क्लियर रख लेना। अशोक शुरू में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध के बाद में वो बौद्ध अनुयायी बना। आपको पता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, आपने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ या जा रहा हूँ मैं, ठीक है, धम्म की शरण में जा रहा हूँ। तो ये बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना और इसने बौद्ध धर्म को अपार धन, बहुत सारा धन दिया और इनके बहुत सारे स्थलों की यात्रा की। धम्म यात्रा के बारे में हम सुनते हैं, तो इसने उन्हें क्या किया, उन्हें बहुत सारा धन दिया, यात्रा भी की, संरक्षण भी दिया और उसके वृत्तांत जो है, संकेत उसके अभिलेखों से, अभी मैंने बताया था आपको, उसकी धम्म यात्रा का उल्लेख उसके अभिलेख से मिलता है। तो इस प्रकार से अशोक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक बना और इसके काल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। पहली हुई थी अजातशत्रु के टाइम पर, दूसरी कालाशोक के टाइम पर और तीसरी बौद्ध संगीति इसी समय पर हुई थी अशोक के टाइम पर। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम पर हुई थी। तो अशोक जो है, इसके समय में हमें तीसरी बौद्ध संगीति का इसने आयोजन करवाया इसी के काल में। इसके बाद में अशोक ने नारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए ये धम्म महामात्र एक प्रकार के अधिकारी थे जो इसके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने नियुक्त किए थे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसने फिर उसका प्रचार करने के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए। अपने साम्राज्य में न्याय कार्य के लिए राजुकों की नियुक्ति की। राजुक जो इसने नीति बनाई थी, जो इसका पूरा के पूरा आदेश था, उसके विपरीत जाने वाले के लिए दंड की भी व्यवस्था थी और इन्हें क्या करना था, इन्हें इसकी नीति के आधार पर न्याय करना था। ठीक है, जैसे इसने अहिंसा की नीति की बात की, फिर भी अगर कोई हिंसा कर रहा है तो उसको दंड देने की व्यवस्था थी। अशोक कर्म कांडों का, विशेषतः स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों और रस्मों का विरोधी रहा। इसने तड़क भड़क वाले सामाजिक समारोह पर रोक लगा दी। यह भी अभी बताया था मैंने कि अशोक ने ऐसे सभी समारोहों की जिनमें सामाजिक रूप से बहुत सारा पैसा आदि खर्च होता है, अपव्यय होता है धन का, चाहे विवाह हो, जन्मोत्सव, मृत्यु भोज हो, इनकी निंदा की और इन पर रोक लगा दी। ठीक है, ये भी परिवर्तन हम देखते हैं। इसके साथ अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। मतलब कि किसी भी जीव मात्र के प्रति, क्योंकि ये बौद्ध हो गया ना, तो अहिंसा के रास्ते पर था, तो जीव मात्र के प्रति दया भाव। जब आप क्योंकि आपने बताया कि मैंने आपको बताया था कि अभिलेख में खुद ने उसने कहा कि राजा ने शिकार करना छोड़ दिया है, तो उसने सब लोगों से अपील की अपनी प्रजा से कि आप लोग भी हिंसा का रास्ता छोड़ें, जीव मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, और जियो और जीने दो, आप भी जिए, दूसरे को भी जीने दें। और इसके साथ ही बांधवों के प्रति सदव्यवहार की सीख दी। अपने जितने भी बंधु बांधव हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जितने भी लोग हैं अपने कुटुंब के आसपास के, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, हिंसा छोड़िए, दया रखिए लोगों के प्रति मन में। अशोक के उपदेशों का उद्देश्य सहिष्णुता के आधार पर उस समाज व्यवस्था को बनाए रखना था। तो इसके जितने भी उपदेश हैं, जितने भी अभिलेख में इसने कहा है, सबका उद्देश्य क्या है कि सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको क्या करना, सत्कालीन समाज व्यवस्था को, ठीक है, सहिष्णुता के आधार पर, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति, परंपरा के प्रति, रीति रिवाज के प्रति सहिष्णु बने। मतलब सबको साथ लेकर चलने की बात है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, कई लोग बोलते हैं कि अशोक ने
इस नीति के द्वारा शांति को अपना लिया, ये सच है। लेकिन क्या अशोक पूरी तरीके से शांति की नीति पर चल गया था? क्या उसने अहिंसावादी हो गया था, पूरी तरीके से उसने सब छोड़ दिया था? क्या उसने युद्ध की नीति और सब त्याग दी थी? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपनी इतनी बड़ी सेना को विघटित कर दिया जाता, पर सेना फिर भी बनी रही। अशोक की सेना तब भी थी। दूसरा, कहा जाता है कि अशोक सहिष्णु हो गया था। अशोक ने अपनी नीति का पालन करने के लिए लोगों से ठीक है आदेश दिया। ऐसा भी नहीं था, क्योंकि वो खुद दंड भी देता था। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई उसकी बात ना माने और कोई भी अगर उसकी नीति का, अब ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मानो तो ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। तो इससे भी तो पता चलता है ना कि ये भी तो कोई सहिष्णुता नहीं हुई ना। आप जो चाहते हो वही करवाना चाहते हो दूसरे से, अगर वो नहीं कर रहा तो आप दंड दोगे। तो ऐसा मानना कि अशोक पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया था और ये सब कुछ छोड़ दिया था उसने, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अशोक पूरी तरीके से न तो अहिंसा के रास्ते पर था, न ही उसने युद्ध और शांति प्रिय हो गया था, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसने सेना फिर भी रखी है। और ऐसा भी नहीं है कि कलिंग छोड़ दिया। अब ये भी सोचिए कि अगर हृदय परिवर्तित हो गया था, जब लगा कि ठीक है अब मेरा हृदय परिवर्तित हो गया है, कलिंग युद्ध को देखकर मैं विचलित हो गया हूं, तो छोड़ देता कलिंग को। लेकिन नहीं, कलिंग को छोड़ा भी नहीं, उसको अपने साम्राज्य में बनाए रखा। दूसरे जो इलाके जीते थे वो भी बनाए रखे, उनको भी नहीं छोड़ा। अगर हम माने कि शुद्ध रूप से, प्योर रूप से अगर हम देखें कि अशोक पूरी तरीके से वो सब कुछ हो चुका था जो वो बता रहा था या बोलने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा है नहीं। ठीक है, इसके भी प्रमाण है हमारे पास। अब इतिहास और अशोक का स्थान, इतिहास को देखकर हम लोग क्या सोच सकते हैं? ठीक है, अशोक का स्थान कहाँ है, क्या है इसका महत्व इतिहास में? अशोक की सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि उसने राजनीतिक एकता को स्थापित किया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक उसने एक छत्र राज्य की स्थापना की। इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा शासन उसने स्थापित किया, और एक धर्म, एक भाषा और प्रायः एक लिपि, क्योंकि ब्राह्मी लिपि में ही ये सारे अभिलेख सब दूर ऑलमोस्ट इस पूरे एरिया में, तो एक लिपि के सूत्र में सारे देश को बांध दिया। हम कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा, ठीक है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहा इसके शासन का कि इसने अपने पूरे देश में सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता की स्थापना की। लिख सकते हो, इसने पूरे देश में एक भाषा, एक लिपि की भी स्थापना की। इसने एक धर्म को संरक्षण दिया और उसका प्रचार प्रसार किया। इसके साथ उसने अहिंसा का रास्ता अपनाया। तो कुछ फर्क तो पड़ा ही होगा निस्संदेह। जब उसने पशु बलि की निंदा की, जब उसने हिंसा की निंदा की, तो प्रजा पर प्रभाव तो पड़ा ही होगा। तो उसकी अहिंसा की नीति का भी फर्क पड़ा होगा इस पूरे इलाके में। धर्म प्रचार के कार्य में अशोक का बहुत उत्साह था। उसने साम्राज्य के सुदूर, मतलब दूर दूर के इलाकों में भी अपने धम्म महामात्रों को, अधिकारियों को तैनात किया। इससे प्रशासन के कार्य में लाभ हुआ और साथ ही विकसित गंगा के मैदान और पिछड़े दूरवर्ती प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। और साम्राज्य अशोक का बहुत बड़ा था, लेकिन इसके इलाके में तो विकास था, क्योंकि ये तो गंगा के मैदान में था, पर दूर दूर के इलाकों में तो इतना उपजाऊ मैदान नहीं था, इतना विकसित नहीं था। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ी इसके प्रचार के कारण। जब अधिकारी बाहर गए, इसने अपने प्रचार का कार्य दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया तक, आप देखते हो कि अलग अलग देशों में भी आज के अपने जो है दूतों को भेजा, धर्म का प्रचार करवाया। भारतीय इतिहास में इस तरह की नीति को अपनाने वाला अशोक के सामने कोई आदर्श नहीं था। मतलब ऐसी नीति जो पहली बार था, कोई भी राजा ऐसा नहीं हुआ था जिसने शांति की नीति को अपनाया, जिसने अहिंसा की नीति को अपनाया। तो ऐसी नीति को अपनाने का कोई आदर्श था ही नहीं। इसके दादाजी से लेकर तो उसके पहले के साम्राज्य सब विस्तारवादी नीति पर थे। भले ही मिस्र, इसका एक अपवाद हो, ऐसा माना जाता है कि मिस्र में उस समय अखनातन नाम का जो शासक था, उसने ऐसी ही, ठीक है, ईसा पूर्व 14वीं सदी में शांतिवादी नीति को अपनाया, लेकिन चौथी सदी में, ठीक है। लेकिन अशोक को इस मिस्री चिंतक के बारे में जानकारी थी, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। इसके साथ ही अशोक की मृत्यु, इसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। एक लघु स्तंभ जो लेख है उसमें उसका केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख हमें मिलता है, जबकि अन्य स्रोत में
इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। अशोक के बाद में उसके कितने पुत्र थे, ठीक है, और कितने उसके वंश में लोग आए, वो सब के बारे में जानकारी हमें नहीं है। सभी पुराण नॉर्मली इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को मानते हैं। ये भी आपको पता होगा, हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ठीक है, यही पुराणों के हिसाब से, और क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, जिसको उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। ठीक है, आप सभी को पता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में 185 बीसी के लगभग बृहद्रथ को मार दिया था, तब जब वो सेना का निरीक्षण कर रहा था। तो जब बृहद्रथ इंस्पेक्शन कर रहा था उस समय, ठीक है, उस समय बृहद्रथ को धोखे से पुष्यमित्र शुंग ने मार के और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसके बाद में हमें शुंग वंश दिखाई देता है, मौर्य समाप्त होता है। तो इस प्रकार से अंतिम शासक मौर्य वंश का बृहद्रथ माना जाता है, और उसके बाद ही और उसके साथ ही मौर्य वंश का अंत भी माना जाता है। जब हम लोग बात करेंगे अशोक के और मौर्य वंश के पतन के कारण, क्या कारण रहे मौर्य वंश के पतन के, तब मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा कि क्या शांति की नीति वो कारण थी या कुछ और भी कारण थे जिनकी वजह से मौर्य वंश का अंत हुआ, पतन हुआ। कल इसी सेशन में इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा सभी लोग, प्लीज़। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कंटेंट और सेशन और मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए। और उसी के साथ जो लोग मेरे साथ में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, जितने स्टूडेंट्स ने मेरे साथ अभी तक तैयारी की, आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, तो उन्हें ऐसी कोई समस्या प्रीलिम्स में भी नहीं आ रही है, मेंस में भी नहीं आ रही है, जो आप लोग देखते हैं नॉर्मली। क्योंकि हमारा जो तरीका है, स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाने की, और जितना मैं डीप में ऊपर ऊपर से मैं नहीं पढ़ाता। जो सबसे बड़ी समस्या होती है सिलेक्शन में कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। डीप में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, ये वेटेज वाले सब बहुत ज़्यादा स्कोर होता है यहाँ से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, IR, पॉलिटी, ऐसे कुछ की सब्जेक्ट्स जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसका बहुत फ़ायदा आपको प्रीलिम्स में भी मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा। जस्ट यूज दिस रेफरल कोड CK Live एंड ज्वाइन माई प्लस प्लेटफॉर्म। इससे जुड़ के आप लोग मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से तैयारी कर सकते हो। आपके आंसर्स चेक करने को लेकर, आपके आंसर्स में सुधार को लेकर, ठीक है, आपके जितने भी प्रॉब्लम है एग्जाम को लेकर, वो व्यक्तिगत तौर पर मैं सॉल्व करता हूं। तो इसीलिए जब भी अनअकैडमी ज्वाइन करें, सब्सक्रिप्शन लें, तो इस रेफरल कोड को यूज करिए। इससे आपको जो फायदे मिलेंगे 10% वाले वो तो हैं ही, इसके साथ मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन अवेलेबल होगा। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।